जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग रेट लॉ जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में है इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। बाकी भी जैसे कि सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके सारे टॉपिक डिटेल्ड हमने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप देख लीजिए। देखिए हम लोग रेट लॉ शुरू करते हैं। जो रेट लॉ है केमिकल काइनेटिक्स में, अगर हम लोग रेट लॉ की बात करें तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ rate of reaction in term of reactant concentration is called रेट लॉ। जैसे अगर हम लोग किसी रिएक्शन को कंसीडर करें, मान लीजिए कि यह A मोल है कैपिटल A प्लस स्मॉल b मोल है कैपिटल B, और ये रिएक्शन करके C प्लस D के स्मॉल d मोल्स बना रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारा A और B पे डिपेंड करेगा, इनके कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। सपोज करिए कि हमने लिखा कि रेट प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, और इस A की पावर x लगा दिया और B की पावर y लगा दिया। इस एक्सप्रेशन को हम लोग रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कहेंगे। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कहेंगे, यही रेट लॉ है। अब यहाँ पे आपको इस x और y को जानना बहुत जरूरी है कि ये x और y क्या है। देखिए A जो है अपना जो रिएक्टेंट A है, इसके A मोल कैपिटल A रिएक्टेंट है और स्मॉल a इसके मोल्स हैं, तो स्मॉल a मोल वो प्रेजेंट है, लेकिन इस स्मॉल a में से केवल x अमाउंट ही खर्च हो रहा है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं ऐसे हैं कि जैसे सपोज करिए यहाँ लिख रहा हूँ कि स्मॉल a प्लस b इससे c प्लस d बनते हैं, तो इसके स्मॉल d और इसके स्मॉल c मोल्स यूज होते हैं। तो हम लोग Kc लिखते हैं ना, Kc इक्वल टू दी c टू दी पावर c और d टू दी पावर d। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ a टू दी पावर a और कंसंट्रेशन ऑफ b टू दी पावर b। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो C है, C के कैपिटल C रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो कैपिटल C के पूरे C मोल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे बात है। इसको आप समझिए कि जैसे स्मॉल x यह मोल है, तो यह x कहाँ से आया है, इस स्मॉल a से आया है। स्मॉल a का केवल ओनली x अमाउंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस यहाँ पे जो स्मॉल b है इसका y अमाउंट ही कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से यह x y दो कोफिशिएंट हैं, एक्सपोनेंट हैं, और ये दोनों जो है इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि a का कितना अमाउंट x बन रहा है, रिएक्टेंट के a का कितना अमाउंट c और d में कन्वर्ट हो रहा है, और b का तो रिएक्शन में कितना a और b पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वह x और y रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह x और y दोनों जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हैं।
एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी हैं जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट कर पाएंगे। सो आपको रेट लिखना अगर है तो x और y मालूम होने चाहिए, जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चल पाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं और इसी रेट लॉ को हम लोग रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब इसको जरा आगे बढ़ा दीजिए। सो रेट इक्वल टू क्या होगा, K कंसंट्रेशन ऑफ A x और B y। सो यहाँ पे K क्या है, K इक्वल टू दी रेट कांस्टेंट है। ठीक है, यह रेट कांस्टेंट है, जो K है यह एक रेट कांस्टेंट है और K की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होगी। सो इस तरह से हम लोगों को रेट कांस्टेंट मिल गया। सो अगर हम लोग रेट, इस रेट को पीछे आपने देखा था कि रेट को हम लोग माइनस क्या लिख सकते हैं, dr अपॉन dt। रेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस dr बाई dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। इस तरह से हमारे पास ये रेट कांस्टेंट और रेट इक्वेशन मिलते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि यह x और y ये दोनों जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज हैं और जिसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही कैलकुलेट किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। तो ज़रा हम लोग उसके एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। इसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए कुछ रिएक्शन के एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं। जैसे यहाँ पर है कि क्लोरोफार्म क्लोरीन्स रिएक्शन करके कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनाता है। और दूसरा एग्जांपल है एथिल एसीटेट। यह एथिल एसीटेट वाटर में हाइड्रोलाइज होता है और वहाँ पे बनाता है एसिटिक एसिड और इथेनॉल। सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि इस केस के लिए जो रिएक्शन का जो रेट है वह रेट ऐसे लिखा हुआ है। यह क्या है, रेट कांस्टेंट है। CHCl3 का कंसंट्रेशन और Cl2 का कंसंट्रेशन, इसके ऊपर पावर हाफ लगा हुआ है और यहाँ पे पावर 1 है। तो कहने का मतलब यह है कि इस रिएक्शन को देखने से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे हाफ लग रहा है। दूसरे में देखिए तो ये एथिल एसीटेट है और वाटर है और ये एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है। फिर जो रेट है वो क्या है, किसके इक्वल है, रेट कांस्टेंट इनटू एथिल एसीटेट कंसंट्रेशन टू द पावर 1 और वाटर के पावर 0। तो अब इस रिएक्शन को भी देखने से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई बात है। मीन्स कि किसी भी रिएक्शन का हम लोग रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ हम उस रिएक्शन को देख करके नहीं लिख सकते। हमें उसके एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस Cl2 के कंपेरिजन में इस क्लोरोफार्म का कितना यूज हो रहा है या कितना कंजम्पशन हो रहा है। इसी तरह से इस रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट कितने यूज हो रहे हैं, उसी के हिसाब से रेट एक्सप्रेशन तैयार होते हैं। सो रेट एक्सप्रेशन को हम लोग बाई व्यूइंग द केमिकल रिएक्शन वी कैन नॉट राइट टू द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस केस को भी देख लिए आप, इस केस को भी देख लिए। तो बस इसमें सिंपल इतनी ही बात है कि हमको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जाना पड़ेगा, जो अभी तक के लेवल में मतलब 10+2 के लेवल में, इस लेवल में यह क्वेश्चन आपको नहीं है कि आपको वहाँ से रेट लॉ लिखने के लिए आए, या अगर रेट लॉ देते हैं तो कुछ और तरीका बताएंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें मालूम रहे। अदरवाइज इस तरह से क्वेश्चन सिंपल में नहीं आएंगे। और आपको अगर कुछ आता है तो उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा जहाँ से आपको ये पावर फाइंड करना रहे। तो ठीक है, अब आगे की जो एक चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए बहुत ही आसान है कि द सम ऑफ पावर्स ऑन रेट लॉ या एक्सप्रेशन
कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ पावर्स ऑन द रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स सम ऑफ द पावर्स। विच पावर? दिस पावर मीन्स सम ऑफ दिस पावर्स। सो अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? देखिए इसका पावर प्लस इसका पावर मीन्स कि इस रिएक्शन के लिए हम देखें तो ये होगा 1 + 0 इक्वल टू दी 1। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 0 पावर आ गया है इसलिए यहाँ पर एक स्पेशल केस बन जाता है, इसको हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस हिसाब से अगर देखें तो जैसा कि कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट लॉ, पावर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ, ऐसे लिखेगा कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। अब इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये 1 है और इसको अगर हम सम कर दें तो 1 + ½ 3/2 इसका ऑर्डर होगा। ऐसे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर उसका हम लोग ऑर्डर देखते हैं। देखिए जैसे कि एक बुक में है आपके कि रेट इक्वल टू दी 1/2, किसी भी रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि K A⁴ 1/2 और B⁴ 1/2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? 1/2 + 1/2। सो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे अगर कोई लिख दिया कि K X⁴ 1 और Y कंसंट्रेशन ऑफ Y⁴ फिर 1 कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, और तब यहाँ बनेगा ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये 1 + 1 इक्वल दी सेकेंड ऑर्डर। इस तरह से फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कंसंट्रेशन के पावर के टर्म के ऐड करने के तो इस तरह से हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर, तो फोर्थ ऑर्डर, तो nth ऑर्डर भी हो सकते हैं कंसेप्चुअली, जिसको हाइपोथेटिकल हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको सरप्राइज होगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। यस, 0 ऑर्डर रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन भी पॉसिबल है, या ध्यान रखिएगा। अभी हम सोचेगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन होने का मतलब किसी भी रिएक्शन में जब ऑर्डर 0 हो गया तो रिएक्टेंट खर्च ही नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ और कंडीशन होते हैं जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। जैसे इसी रिएक्शन में हम लोग देखें तो वाटर कंसंट्रेशन 0 रखा हुआ है। एक्चुअली यह इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इन कंपेरिजन ऑफ यूज ऑफ द वाटर, एथिल एसीटेट के कंपेरिजन में वाटर का जो यूज है वो वेरी लेस है। तो कुछ बातें प्रैक्टिकल वैल्यू हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर भी होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। nth ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपको पढ़ना कितने कौन है? 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ने हैं, सेकेंड और थर्ड नहीं पढ़ना है। हायर लेवल में सेकेंड और थर्ड पढ़ने हैं। फिलहाल अभी आपको 0 और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे कुछ बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, देखिए फ्रेंड, एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी रिएक्शन ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ऐसा बहुत रेयर केस है। किसी किसी केस में ही ऐसा होता है कि रिएक्शन 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली हम लोग भले ही रिएक्शन को सिंगल स्टेप में दिखाते हैं पर ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, रिएक्शन मेनी स्टेप्स में होते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे आप कि द रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड द एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए, द रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन द सिंगल स्टेप इज कॉल्ड द एलिमेंट्री रिएक्शन। और दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है?
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसा मैंने कहा कि मैक्सिमम रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। सो दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन द मेनी स्टेप्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जिसके रिएक्शन मैकेनिज्म के कई स्टेप्स होते हैं, जिस रिएक्शन के मैकेनिज्म के कई स्टेप्स होते हैं, ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए कि द रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन द मेनी स्टेप्स कॉल द complex reaction and its reaction mechanism is required to its study। ओके, अब देखिए एक अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगा। तो देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, पहले जीरो शुरू करते हैं तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो सकता है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है और कुछ हो सकता है। तो इन रिएक्शन के जो रेट हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि रेट इक्वल टू द के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे मान लो कोई एक्स है या वाई है, तो ये जो रिएक्शन होगा वो एक्स प्लस वाई ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इस एक्स प्लस वाई ऑर्डर रिएक्शन का जो ये के है, के की यूनिट क्या होगी, इस रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी, इसको जानने के लिए आप इसको यहाँ शुरू करते हैं कि रेट इक्वल टू दी क्या होता है के, फिर से लिख लेता हूँ, ए टू दी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और बी टू दी कंसंट्रेशन ऑफ वाई। सो यहाँ से के अगर हम लोग निकालना चाहें तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर वाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखते हैं। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट इंटू 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई, है ना। तो ये रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट क्या होती है भाई, पीछे आपको बताया था ना कि माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या था, माइनस आर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन है और ये क्या है, टाइम है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि रेट का यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और इनटू 1 अपॉन, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। तो यहाँ आप लिख लें आप कंसंट्रेशन टू दी पावर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बस यही आपको एक सिंगल सा फार्मूला मिल गया और इसी के हेल्प से आसानी से आप चाहे जिस रिएक्शन का यूनिट निकालना हो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें सपोज करते हैं कि जीरो ऑर्डर का ही निकालना है, तो जीरो ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, पहले ये फार्मूला लिख लीजिएगा, लिख लेते हैं। अच्छा, हम भी लिख देते हैं। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। अच्छा, इस 1 अपॉन कंसंट्रेशन के आगे जो x प्लस वाई है इसको आप n मान लो हर बार के लिए, तो ये n हो गया, 1 अपॉन यह है ऐसे। तो कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड इंटू 1 अपॉन फिर मोल लीटर इनवर्स, मोल और लीटर इनवर्स। ठीक है, अब अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तब क्या होगा, इसके पावर यहाँ पे जीरो हो जाएगा।
तो जब इसके पावर 0 हो जाएगा तो इतना तो यूनिट 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो गया यूनिट, फिर उसे ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा ना। मोल लीटर ऊपर है, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, इतने का पावर 1 है इसलिए इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सेम सिमिलरली ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का निकाल लें, इसके बाद तो आप अपने से खुद निकालने लगेंगे, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का निकालने के लिए हम क्या करें, फिर से यही फार्मूला लिखेंगे, बस पावर की जगह पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखें, लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम की जगह पे सेकेंड लिख देते हैं इंटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स और इस पावर की जगह पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, तब इसके पावर की जगह पे 1 लिख दिए तो अब ये और ये दोनों कैंसिल होने लगे क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बस बचेगा क्या 1 अपॉन एस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये यूनिट हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। सो आप सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इन दोनों के यूनिट्स निकाल करके कमेंट में लिखिए। ठीक है, ओके, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए आपको एक रिक्वेस्ट है कि जो देखते हैं वीडियोज इसको प्रॉपर देखा करिए और इससे नोट तैयार किया करिए। देखिए इसको बनाने में भी मेहनत लगता है और मैं आप लोगों के लिए ही ये मेहनत कर रहा हूँ ताकि इस लॉकडाउन के सीज़न में आपकी पढ़ाई न फंसे। और मैं अभी जो CBSE के थ्रू 30% सिलेबस रिड्यूस हुए हैं उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाद में हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कवर करेंगे। देखिए एक चीज़ और है कि नीट और JEE में ऐसा कोई भी अभी तक सरकार के थ्रू गाइडलाइन नहीं आया है कि जो 2021 के सिलेबस के लिए जो 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है इन्होंने, वो नीट और JEE में नहीं रहेंगे कि रहेंगे, ऐसा कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं है। तो फ्रेंड्स जो लोग मेहनत करने वाले हैं, जो स्टूडेंट आगे की फ्यूचर जिनकी है, जो पढ़ाई कर रहे हैं नीट या JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको तो इस बात को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि यह क्वेश्चन भले ही 10+2 में न आए लेकिन हमें JEE और उसमें तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं उसको छोड़ दे के चल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी कुछ उस पार्ट्स को मैं छोड़ दिया हूँ जो सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। पर आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। तो इसका नोटिस तैयार किया करिए और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको कमेंट किया करिए। आप अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा मनोबल ऊँचा होगा, क्योंकि इसमें कोई मेरा लाभ नहीं है, केवल मैं एज ए इंटरेस्ट बस ऐसा कर रहा हूँ। और बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देखिए और अप्रिसिएट करिए। हर कोई चाह रहा है कि नॉलेज का जो फील्ड है वो दिन पर दिन बढ़े। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी नॉलेज आप तक पहुँचे और मेरी भी नॉलेज में थोड़ा ग्रोथ हो। ठीक है, देखते हैं। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है। तो कोई भी रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्शन होने के लिए हमको चाहिए रिएक्टेंट, और यह रिएक्टेंट बनते हैं, किसमें बनते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये जो रिएक्टेंट होते हैं इनके जो इस एटम कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, आयंस कह लो, स्पीसीज कह लो, ये आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, ये आपस में कोलाइड करते हैं, ये एक दूसरे में टक्कर करते हैं, कोलिजन होता है। तो इनकी जो कोलिजन होती है, इनके कोलिजन के थ्रू जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, कुछ न्यूली बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और इस तरह से ढेर सारे बॉन्ड्स फॉर्मेशन और ब्रेकिंग के बाद एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यह जो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है कि कितने रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड सिमल्टेनियसली टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मॉलिक्यूल, आयंस, एटम्स विच collide together simultaneously to form the product is known as the molecularity of the reaction। तो इसका मतलब यह हो गया फ्रेंड कि अगर केवल एक ही मॉलिक्यूल है तब तो खुद ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोजिशन आप पढ़ा होगा आपने, तो वो खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर दो हैं रिएक्टिंग स्पीसीज तो बाई मॉलिक्यूलर, एक है तो यूनिमॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर,
तो ऐसे तो कहें तो 10th मॉलिक्यूलर 100 मॉलिक्यूलर हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट है, यह डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोज होता है N2 में और वाटर में, ठीक है, N2 और वाटर में। यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, एक है, तो यह रिएक्शन क्या कहलाएगा, दिस वन इज कॉल्ड द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अगर किसी और एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे कि HI है, HI भी तो डिकम्पोज होता है H2 में और I2 में। यहाँ पे देखिए कितनी मॉलिक्युलरिटी इसकी है, यहाँ पे 2 रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, तो ये हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर, ये रिएक्शन जो है बाई मॉलिक्यूलर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ट्राई मॉलिक्यूलर भी हो जाएंगे। जैसे ले लीजिए 2NO2 प्लस O2, ठीक है, ये मिलके बनाएंगे, ये 2NO होता है, 2NO प्लस O2 मिलके बनाते हैं 2NO2 प्लस क्या, कुछ नहीं, 2 2 जा 4, तो ये 2NO2 ऑक्सीडाइज होकर के 2NO2 बनाते हैं। ये नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में रिएक्शन है। इसमें आप देखिए तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से, 1 मॉलिक्यूल यहाँ से, तो ये तो हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर। इस तरह से जो मॉलिक्युलरिटी हो गई इसकी हो गई मॉलिक्युलरिटी ट्राई मॉलिक्यूलर। अच्छा, एक रिएक्शन और लेते हैं, जरा इसकी मॉलिक्युलरिटी आप बताइए। जैसे कि KClO3 है, नोट करते जाइएगा। यह रिएक्शन करता है 6FeSO4 से प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और बनाता है KCl बनाता है, FeSO4 का थ्राइस बनाता है और वाटर बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस देख लीजिए इसका, तो KCl Fe2SO4 का थ्राइस, तो इसको 3 कर देते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया बैलेंस हमारा। अब इसकी मॉलिक्युलरिटी देखें तो हम लोग मॉलिक्युलरिटी में क्या पढ़े थे कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं भाई, इसके तो रिएक्टिंग स्पीसीज ये हैं, तो नंबर काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 6 9 और एक 1 यहाँ से 10th, तो इसका मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यह रिएक्शन जो है 10th ऑर्डर है, इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो 10th आ जा रही है। तो ऐसे केसेस में एक्चुअली जो कह लीजिए कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू ऐसा देखा जाता है कि प्रैक्टिकली जो है रिएक्शन ज़्यादातर बाई मॉलिक्यूलर ही होते हैं। तो जो रिएक्शन मोर देन 2 या 3 स्टेप्स में कंप्लीट होने लगते हैं, उनकी मैकेनिज्म में कई सारे स्टेप्स होते हैं, ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स में से जो स्टेप ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करता है, ओवरऑल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। रेट, इसको ध्यान से देखिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और वही स्टेप का जो ऑर्डर होगा या उसी स्टेप का जो ऑर्डर होगा या मॉलिक्युलरिटी होगी, इस रिएक्शन की भी वही ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी होती है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो ओवरऑल मैकेनिज्म के अंदर जो स्टेप रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, उसे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। चलिए इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। रिले रेस आप समझते होंगे। देखिए रिले रेस क्या होता है कि जैसे यहाँ से इस पॉइंट से शुरू होता है, रास्ते में कुल 4 प्लेयर या 3 प्लेयर्स होते हैं और इस पॉइंट तक पहुँचना होता है, ठीक है। ये तो एक टीम की बात हो गई। ऐसे ऐसे ये एक टीम हो गई, इसमें दूसरी टीम होगी, यहाँ पे दूसरी टीम होगी, यहाँ भी 3 प्लेयर्स होंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये फिनिशिंग पॉइंट है, यहाँ तक इनको आना है। तो जो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये यहाँ से एक बैटन लेता है, एक सिंबल लेता है कोई, और इसको लेकर के तेजी से भागता है इस तरफ, लेकिन इसकी एक इंड पोजीशन है, इससे आगे ये नहीं जा सकता और ये इससे आगे ये नहीं जा सकता।
तो ये इतने में ही रह सकता है। तो दौड़ते हुए यहाँ से आता है और यहाँ से लेकर के दौड़ते हुए इस एरिया में जाता है और यहाँ पे जाने के बाद अपनी बैटन को या अपने सिंबल को इस पर्सन को दे देता है। अब ये दौड़ते हुए आता है और यहाँ आता है और यहाँ से अपने सिंबल को इसको दे देता है और ये फिर दौड़ते हुए फिर फिनिशिंग एंड तक जाता है। ज़रा ध्यान दीजिए 1 2 3 इन तीनों प्लेयर्स में फाइनल या जीत होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विक्ट्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो तेज दौड़ेगा या जो धीमा दौड़ेगा, जो स्लो दौड़ेगा। क्योंकि मान लो कि यह दोनों बहुत अच्छा दौड़े हैं लेकिन इसका दौड़ जो है वो बहुत कम हो गया, स्लो हो गया, तब तक इसका खिलाड़ी पहुंच चुका है। इस तरह से जो है जो स्लोअर स्टेप होता है वह जो है रेडिटरमाइनिंग हो जाता है, वो मैच को हरा सकता है। या जो इन तीनों टीम से जो सबसे स्लो दौड़ा होगा वही टीम के विक्ट्री को माइनस कर देगा और इस तरह से वो टीम हार जाती है। तो कहने का मतलब कि रिएक्शन का रेट जो है डिसाइड किससे होता है, स्लोवेस्ट स्टेप से। तो वह स्टेप जो सबसे स्लो चलता है उसे हम लोग स्लोवेस्ट स्टेप या उसी स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो यह रिएक्शन जो है कई ओवरऑल स्टेप्स में दौड़ती है होती है और कई स्टेप्स में उनमें से जो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी उसी स्टेप का हम लोग मॉलिक्युलरिटी देखते हैं। तो इस तरह से यह रिएक्शन जो है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, अच्छा एक और चीज़ इसमें छूट रहा है, जैसे चलिए देख लेते हैं उसको भी। ओके सो देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में एल्कलाइन मीडियम में वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। सो यह रिएक्शन जो होता है वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब एक ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है उसको देखिए। देखिए जो सजेस्टेड मैकेनिज्म इसके हैं वो एविडेंस क्या शो करते हैं कि इसके जो मैकेनिज्म के जो स्टेप्स होते हैं वो 2 स्टेप में होता है। तो ये रिएक्शन में पहले H2O2 ये आयोडाइड माइनस की प्रेजेंस में H2O और IO माइनस में ब्रेक किया, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में जो है H2O2 प्लस IO माइनस इससे मिलके बनता है H2O प्लस O2 प्लस I माइनस। सो फ्रेंड्स यह जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है और यह जो है फास्ट होता है। आपको पीछे मैंने बताया था कि स्लो स्टेप जो होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है, ठीक है। तो यही रेट को डिसाइड करेगा। तो इसकी जो ऑर्डर होगी वही जो है रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे जो I है वो मीडियम में प्रेजेंट है, तो ये H2O केवल एक ही है रिएक्टिंग स्पीशीज, तो मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी और इस तरह से इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। सो यह रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये बहुत बार ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू, जय हिंद।